हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप सब जानते हो, यहाँ पे आपको आपकी क्लास की हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में पढ़ाया जाता है। तो आज हम इस सीरीज़ में करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कुदरती संसाधन। तो आपको मैं पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जब भी आपकी क्लास का वीडियो आए तो आपको आसानी से पता लग जाए। या फिर अगर आप बाकी के चैप्टर्स भी देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से अपनी क्लास की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 9 NCERT का चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए ध्यान से शुरू करते हैं चैप्टर रीडिंग। Our planet Earth is the only one on which life as we know it exists. हमारी धरती सिर्फ एक ऐसा इकलौता ग्रह है जहाँ पे कि हमारी जानकारी के अनुसार जीवन है। लाइफ ऑन अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स, मतलब पृथ्वी पे जो जीवन है वो बहुत सी बातों पे निर्भर करता है। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वी नो नीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी जीवन के रूप हैं हमारी जानकारी के अनुसार उन्हें एक खास तापमान चाहिए होता है। और दे नीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर वाटर एंड फूड, मतलब उन्हें एक खास तरह का तापमान चाहिए, उसके अलावा उन्हें पानी चाहिए और भोजन चाहिए। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, मतलब जो आपकी ज़मीन के ऊपर जो रिसोर्सेज, जो संसाधन हमें अवेलेबल हैं, उसके अलावा जो सूरज से हम लोग रोशनी लेते हैं, उस रोशनी से जो एनर्जी हमें मिलती है, ये सब हमारे लिए जीवन के रूप को पृथ्वी पे ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, मतलब ये सब रिसोर्सेज क्या हैं अर्थ पे। चलिए आइए पढ़ते हैं। दीज आर लैंड, द वाटर एंड द एयर। तो ये ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से अर्थ के ऊपर जीवन बना हुआ है? वो है लैंड, वाटर एंड एयर। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर, मतलब जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसे लिथोस्फेयर कहा जाता है। वाटर कवर्स 75% ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब जो पृथ्वी की सतह है उसका 75% जो है वो पानी के द्वारा कवर्ड है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, जो पानी है वो पृथ्वी के मतलब अर्थ की ऊपरी सतह के नीचे भी मिलता है। दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फेयर, और जो नीचे की सतह होती है वो होती है हाइड्रोस्फेयर। द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, मतलब वो हवा जो कि हमारी जो पृथ्वी की सतह है उसके चारों तरफ फैली है, जिसकी वजह से हमारा सांस लेना पॉसिबल है, उस हवा की लेयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट, मतलब जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो वहीं मिलती हैं जहाँ पे एयर, लैंड और वाटर होता है। तो दिस लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर इंटरेक्ट मेक द लाइफ पॉसिबल, मतलब पृथ्वी की वो सतह, वो जगह जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर तीनों मिलते हैं, इट इज़ नोन एज बायोस्फेयर। इसको हम लोग बायोस्फेयर कहते हैं, मतलब जहाँ पे ये तीनों लेयर्स मिलती हैं और जहाँ पे जीवन का होना पॉसिबल हो पाता है। Living things constitute the biotic component of the biosphere. The air, water, and the soil form the non-living और अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फेयर, मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं, उन्हें हम बायोस्फेयर का बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि पानी हुआ, मिट्टी हुआ, हवा हुई, ये सब लोग जो है इन्हें बायोस्फीयर का अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट हुआ लिविंग थिंग्स, अबायोटिक कंपोनेंट हुआ नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एयर, वाटर एंड सॉइल। So let us study about these abiotic components in detail in order to understand their role in sustaining life on the earth. तो चलिए अभी हम इन
अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं अर्थ के ऊपर, उनके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि ये पृथ्वी पे जीवन को रखने में किस तरह से सहायक हैं। द ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर मतलब हवा, हवा के बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर मतलब पहले चैप्टर में हमने अभी तक एयर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा है कि एयर कैसे बनती है, इसमें क्या होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर मतलब हमने ये पढ़ा कि जो एयर है ये बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और इसके अलावा वाटर वेपर्स भी इसमें होते हैं। It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on earth मतलब हमें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो हमारी हवा है इसका जो कॉम्पोजिशन मतलब इसमें जो अलग अलग गैसों का होना है, ये भी एक कारण है कि हमारी पृथ्वी पे जीवन का होना पॉसिबल है। इन प्लैनेट्स सच एज वीनस एंड मार्स वेयर नो लाइफ इज नोन to exist, the major component of atmosphere is found to be carbon dioxide मतलब वीनस और मार्स जैसे ग्रह जहाँ पे अभी तक हमें जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता, वहाँ पे जो उनकी हवा है, जो उन ग्रहों की हवा है, उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए वहाँ जीवन पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट कार्बन In fact, carbon dioxide constitutes up to the 95 to 97% of atmosphere on Venus and Mars. जबकि सच्चाई ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वीनस और मार्स ग्रह में तकरीबन 95 से 97% लेती है वहाँ की टोटल हवा का। यू यू Eukaryotic cells and many prokaryotic cells discussed in chapter 5 need oxygen to break down glucose molecules and get energy for their एक्टिविटीज़। तो यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो जिनका वो वाले सेल्स हैं जो सिंगल सेल होते हैं परंतु उनकी ऊपर की मेम्ब्रेन, उनका ऊपर का कवर होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है लेकिन इनके ऊपर का कवर, इनकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। तो मतलब ये जो इस दोनों तरह के जो सेल्स हैं अगर हम देखें तो जीवन की प्रक्रिया में इन दोनों तरह, ये जो दोनों तरह के सेल्स हैं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उन्हें अपने कामों के लिए एनर्जी मिल पाए। दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये अपनी जो काम करने के लिए जो या अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो एनर्जी है वो पाने के लिए जब इन्हें ये लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पैदा होती है। अनदर प्रोसेस विच रिजल्ट इन द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द concomitant प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबशन। इसके अलावा जो और एक्टिविटी है जिसमें कि लगातार ऑक्सीजन ख़त्म होती है और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, ये होता है कंबशन। कंबशन मीन्स किसी चीज़ का जलना, किसी चीज़ का नष्ट होना। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच बर्न फ्यूल्स टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो द फॉरेस्ट फायर्स। और ये जो कंबस्शन है ये केवल ह्यूमन एनर्जी मतलब ये केवल इंसानों के द्वारा ही की जाने वाली एक्टिविटीज़ नहीं है बल्कि उसके अलावा जंगलों की लगी आग से भी ऐसा होता है। Despite this, the percentage of carbon dioxide in our atmosphere is mere a fraction of a percent because carbon dioxide is fixed in two ways. इसके अलावा जो हमारे आसपास में जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिक्स होती है और ये मात्रा जो फिक्स है ये दो तरह से होती है। नंबर 1, green plants convert carbon dioxide into glucose in the presence of sunlight। तो सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो हरे पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं जबकि वो धूप में खड़े होते हैं। Many marine animals use carbonates
डिसॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। इसके अलावा जो समुद्री जानवर हैं, जो समुद्री जीव हैं, उनमें से बहुत से समुद्री जीव जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से, जो पानी में घुला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उससे अपने आसपास एक सख्त परत बनाते हैं, जैसे कि सी शेल्स, जैसे कि समुद्री जो सीप होते हैं वो अपने आसपास जो शेल बनाते हैं वो उसी कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं, जो कि पानी में घुला रहता है। तो इस तरह से जो कार्बन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा हमारी एटमॉस्फेयर में एक फिक्स रहती है। द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि मौसम को कंट्रोल करने के लिए, हमारे यहाँ के वातावरण को कंट्रोल करने के लिए एटमॉस्फेयर का क्या रोल है। वी हैव टॉक्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। मतलब हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो एटमॉस्फेयर है उसने हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह को एक कंबल की तरह ढका हुआ है। वी नो दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो हवा है वो हीट की बैड कंडक्टर, मतलब उसमें से जो हीट है वो पार नहीं होती। द एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से, जो ये वातावरण है, इसकी वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ की सतह पे जो टेम्परेचर है, वो हमेशा एक खास मात्रा तक रहता है। मतलब वो इतना रहता है कि जिसमें जीवन जो है वो पैदा हो सके। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से जो दिन में हमारी पृथ्वी पे जो तापमान है वो अचानक से कभी भी नहीं बढ़ता। एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज डाउन टू एस्केप द हीट इनटू द आउटर स्पेस। और रात में इसी एटमॉस्फेयर की वजह से जितनी भी गर्मी ये अपने अंदर सोख लेता है, तो वो गर्मी हमारी पृथ्वी की सतह पे बनी रहती है, और जिसकी वजह से पृथ्वी ज़्यादा ठंडी नहीं होती। थिंक ऑफ थिंक ऑफ द मून विच इज़ अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ इज़। अब आप थोड़ा सा उस मून के बारे में भी सोचिए, जो कि तकरीबन सूर्य से उतनी ही दूर है जितनी दूर की हमारी पृथ्वी है। डिस्पाइट दैट on the surface of the moon with no atmosphere the temperature ranges from 190 degree Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब यहाँ पे आप मून के बारे में सोचिए, जो कि सूरज से उतना ही दूर है तकरीबन जितनी कि हमारी पृथ्वी, लेकिन क्योंकि मून के ऊपर, क्योंकि चांद के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे हवा की परत उसके आसपास नहीं है, तो इसी की वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -190 डिग्री, मतलब रात में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो -190 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर दिन में जब सूरज के सामने चांद जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 14.1, मेजर द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नीचे जो चीज़ बताया गया है उनका टेम्परेचर आप नापें। टेक 1 बीकर फुल ऑफ वाटर। तो एक पानी का भरा बर्तन ले। अ बीकर फुल ऑफ सॉइल और सैंड। एक बीकर मिट्टी का या रेत का भरा ले। क्लोज्ड बॉटल कंटेनिंग द थर्मामीटर। इसके अलावा एक बंद बॉटल लें जिसमें एक थर्मामीटर हो। कीप देम इन ब्राइट सनलाइट फॉर 3 आवर्स। अब इन तीनों चीज़ों को पूरी तीखी धूप में 3 घंटे के लिए छोड़ दें। नाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑल 3 वेसल्स। अब इसके बाद आप तीनों बर्तनों का, तीनों चीज़ों का टेम्परेचर नोट करिए। ऑल्सो टेक द टेम्परेचर रीडिंग इन द शेड एट द सेम टाइम। उसके अलावा तभी आप छाँव में तीनों चीज़ें रख के तब भी उनका टेम्परेचर नोट करें। एज वी हैव सीन अबव, सैंड एंड वाटर डू नॉट हीट अप एट द सेम रेट। अभी इस ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जो सैंड है, मतलब रेत है, और जो पानी है वो एक ही जितना गर्म नहीं होते। व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर रेट ऑफ कूलिंग। अगर वो एक जितना गर्म नहीं होते तो वो एक जैसे ठंडे कैसे होंगे। कैन वी थिंक ऑफ एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रडिक्शन। तो मतलब क्या आप कोई एक्सपेरिमेंट सोच सकते हो इस बात को बताने के लिए। तो चलिए आगे ध्यान से इसको पढ़ते हैं कि हवा की वजह से क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स, मतलब यहाँ पे हवा क्या है। वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ ब्रॉट बाय कूल इवनिंग ब्रीजेज आफ्टर अ हॉट डे। मतलब हम सब ने उस
ठंडी हवा को देखा है जो कि पूरे गर्म दिन के बाद समुद्र की तरफ से हमारे पास आती है। एंड समटाइम्स वी आर लकी इनफ टू गेट रेन्स आफ्टर सम डेज ऑफ रियली हॉट वेदर। इसके अलावा कभी कभी बहुत गर्मी के दिन होने के बाद हमें कहीं ना कहीं बारिश भी मिल जाती है। वट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर एंड वट डिसाइड्स वेदर दिस मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ जेंटल ब्रीज। मतलब ये जो हवा की मूवमेंट है, जो हवा का चलना है, ये किस वजह से होता है और ये कौन डिसाइड करता है कि जो हवा की मूवमेंट है वो इस तरह से होगी कि वो जेंटल ब्रीज बनेगी, मतलब एक ठंडी हवा बनेगी, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज़ चलने वाली हवा बनेगी, और अ टेरिबल स्टॉर्म, या फिर वो एक तूफान बनेगी। व्हाट ब्रिंग्स अस द वेलकम रेन्स, और किस वजह से हम जो है बारिशों का स्वागत करते हैं। तो चलिए जानते हैं जो हवा है उसका इतना तेज़ चलना, धीरे चलना क्यों होता है। All these phenomena are a result of changes that take place in our atmosphere due to heating of air and the formation of water vapor। मतलब ये जो ऊपर जितनी घटनाएं बताई हैं ये सब घटनाएं हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर में क्यों होती हैं? क्योंकि अक्सर पूरे वातावरण में कहीं ना कहीं हवा गर्म होती है और कहीं ना कहीं हवा ठंडी। तो जो गर्म हवा है वो जल्दी से ठंडी हवा की जगह ठंडी हवा जो है वो गर्म हवा की जगह जल्दी से लेती है। इसकी वजह से हवा जो है वो यहाँ से वहाँ चलती है। वाटर वेपर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो वाटर वेपर है, जो पानी गैस के रूप में बन जाता है उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। तो वाटर वेपर अक्सर बनते हैं क्योंकि जो हवा है वो पानी की सतहों पे, मतलब जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे जो हवा है वो गर्म होती है, और गर्म होने की वजह से वो नीचे से पानी अपने बीच में सोख लेती है और आगे बढ़ जाती है। तो इसी वजह से वाटर वेपर बनते हैं। और ये जो वाटर वेपर हैं इसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मतलब जो इंसान भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी वजह से भी वाटर वेपर बनते हैं। द एटमोसफेयर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाई रेडिएशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक और री रेडिएटेड बाई द लैंड और वाटर बॉडीज़। मतलब जो हवा है, जो हमारी वातावरण है, इसको नीचे से भी गर्म किया जा सकता है। किस चीज़ से? उस सूरज की रोशनी से जो कि हमारी पृथ्वी पर पड़ती है और जब उसके बाद वापस रेडिएट होती है, मतलब वापस परावर्तित होती है, तो उसकी वजह से भी हमारी पृथ्वी को अच्छे से गर्म किया जा सकता है। ऑन बीइंग हीटेड द कन्वेक्शन करंट्स are set up in the air. In order to gain some understanding of the nature of convection currents, let us perform the following activity। मतलब अगर आपने ये समझना है कि हम गर्म जगह को ठंडे में कैसे बदलते हैं, तो ये होता है कन्वेक्शन करंट से, जो कि हवा में होती हैं। अब ये किस तरह से होती हैं कन्वेक्शन करंट्स, इसके बारे में हम इस एक्टिविटी 14.2 से पढ़ते हैं। प्लेस अ कैंडल इन द बीकर और अ वाइड माउथ्ड बॉटल एंड लाइट इट। मतलब एक चौड़े मुंह वाली बॉटल लें या फिर आप एक वाइड माउथ बॉटल, चौड़े मुंह वाली बोतल लें या फिर आप एक बीकर लें और उसमें आप मोमबत्ती चलाएं। लाइट एन इंसेंस स्टिक एंड टेक इट टू द माउथ ऑफ द अबव बॉटल। मतलब आप एक धूप अगरबत्ती की छड़ी जलाएं और उसे इस बर्तन के ऊपर लेकर जाएं। विच वे डज द स्मोक फ्लो when the incense stick is kept a little above the candle। मतलब जब आप इस अगरबत्ती को उस मोमबत्ती के बिल्कुल ऊपर लेकर जाते हैं तो आप देखिए कि हवा किस तरफ बहती है। विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज केप्ट इन द अदर रीजन्स। और इसके अलावा जब हम इसी धूप अगरबत्ती को अलग अलग जगहों पे लेकर जाते हैं तो वहाँ पे इसका धुआं किस तरफ बहता है। द पैटर्न रिवील्ड बाय द स्मोक शो अस द डायरेक्शंस इन विच द हॉट एंड कोल्ड एयर मूव। तो ये जो धूप अगरबत्ती है इसके जो धुआं है उसके बहने से हमें ये पता चलता है कि किस तरफ जो है गर्म हवा और ठंडी हवा बहती है। इन द सिमिलर मैनर व्हेन द एयर इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर इट राइजेस। मतलब अभी तक क्या होता है, अक्सर जब जो हवा है वो नीचे पानी या ज़मीन के गर्म होने की वजह से जब ऊपर की हवा गर्म हो जाती है तो ये जो हवा है ये फटाफट से ये जो हवा है, ये जो गर्म हवा है ये फटाफट से
पानी पे जब गर्म हो जाती है तो वो फटाफट से धरती की तरफ भागती है, और जब वो पानी से गर्म होकर धरती की तरफ आती है तो इसे हम लोग जल्दी से आती है तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रीज। अब इसके बाद है सो इफ़ वी लुक एट द सिचुएशन इन द कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द डे, मतलब अगर हम समुंदर के किनारे वाली जो जगह होती है वहाँ पे अगर हम दिन के समय के मौसम को समझें, द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ज़मीन के ऊपर की हवा होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है। एज द एयर राइजेज द रीजन ऑफ द लो प्रेशर इज़ क्रिएटेड, और जब वो हवा ऊपर चली जाती है तो लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। एंड द एयर ओवर द सी मूव्स इनटू दिस एरिया ऑफ लो प्रेशर, और इसके अलावा इस लो प्रेशर की जगह पे जो गर्म हवा होती है ज़मीन पे, वो गर्म होने की वजह से ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह समुंदर से आने वाली ठंडी हवा ले लेती है। तो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर क्रिएट्स विंड। तो यही बात होती है, जब जो हवा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको हम लोग विंड बोलते हैं। और ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी फ्रॉम सी टू लैंड। तो दिन के समय में जो हवा होती है वो सी टू लैंड मतलब समुंदर से धरती की तरफ आती है। एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल। तो रात के समय क्या होता है, जो ज़मीन होती है और जो समुंदर होता है वो दोनों ही ठंडे हो जाते हैं। सिंस द वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन लैंड। लेकिन रात में अक्सर क्या होता है कि जो पानी है वो धरती के मुकाबले धीरे ठंडा होता है। द एयर अबव द वाटर वुड बी वार्मर देन द एयर अबव द लैंड। तो उस केस में जो पानी के ऊपर की हवा होती है वो गर्म होती है, और जो ज़मीन के ऊपर की हवा होती है वो ठंडी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन कैन यू से अबाउट इट। मतलब तो ऊपर हमने डिस्कशन पढ़ा है, इसके बाद आप क्या बताएंगे। द अपीयरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ लो एंड हाई प्रेशर इन द कोस्टल एरियाज एट नाइट, द डायरेक्शन इन विच द एयर वुड फ्लो एट नाइट ऑन द कोस्टल एरियाज। तो अब इसके अलावा हम इसमें ये बातें देखते हैं कि जो कोस्टल एरियाज़ जो तटवर्ती इलाके होते हैं वहाँ पे लो और हाई प्रेशर जो है वो किस तरह से बनता है, हम इस बात के बारे में भी ऊपर से पढ़कर बता सकते हैं। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो तटवर्ती इलाके हैं, वहाँ पे दिन में या रात में जो हवा है वो किस तरफ बहती है ये भी हम बता पाएंगे। Similarly, all the movements of air resulting in the diverse atmosphere phenomena are called by uneven heating of the atmosphere in the different regions of the earth। इसके अलावा हवा की जितनी भी मूवमेंट होती है, जो अलग अलग तरीके से मौसम बनता है, वो सब लोग हवा का एक ही समय पे अलग अलग जगह पे अलग तरीके से गर्म होना होता है। बट द वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस दीज वर्ड्स। इसके अलावा बहुत सी और ऐसी बातें हैं जो भी हमारे जो हवा है उसके गर्म होने पे डिपेंड करती हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस इन द पाथ ऑफ द विंड आर द कपल ऑफ दीज फैक्टर्स। तो और कौन सी बातें हैं, जैसे कि हमारा अर्थ है उसके घूमना, उसके अलावा जो पहाड़ हैं उनका होना, वो उसके या फिर और बहुत सी बातें हैं जो कि डिपेंड करती हैं, जिनके ऊपर की हमारे मौसम या हवा का हाल डिपेंड करता है। वी विल नॉट गो इन टू दीज फैक्टर्स इन डिटेल इन दिस चैप्टर। हम इन बातों के बारे में पूरी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट थिंक अबाउट दिस। परंतु इसके बारे में सोचिए, हाउ डू द प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज चेंज द फ्लो ऑफ विंड ब्लोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो अब आप ये सोच कर देखिए कि अगर इलाहाबाद से, अगर जो नॉर्थ है मतलब जो उत्तर में हमारे भारत में जो हिमालय बना हुआ है उसकी वजह से वहाँ से इलाहाबाद की तरफ आने वाली हवाओं पे क्या असर पड़ता है, कैसे हवाएं ठंडी होती हैं या गर्म होती हैं। तो इसके बारे में आप बैठकर ज़रूर सोचिएगा। अब हमारे पास है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 14.1.3 दैट इज़ रेन। रेन मतलब बारिश। नाउ लेट अस गो बैक नाउ टू द क्वेश्चंस ऑफ हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रिंग अस रेन। तो चलिए पहले हम उन क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं कि जो बादल हैं वो कैसे बनते हैं और हमारे लिए
बारिश कैसे लाते हैं? वी कुड स्टार्ट बाय डूइंग द सिंपल एक्सपेरिमेंट विच डिमॉन्स्ट्रेट सम ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज क्लाइमेटिक चेंजेस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट से जहाँ से हमें पता लगेगा कि मौसम में बदलाव कैसे आते हैं। एक्टिविटी 14.3। तो यहाँ पे है टेक एन एम्प्टी बॉटल ऑफ द सोट विच इज़ सोट इन विच बॉटल्ड वाटर स्टोर्ड। मतलब आप एक खाली बोतल लें जिसमें कि बॉटल्ड वाटर, मतलब इस तरह की बोतल है जिसमें कि बॉटल्ड वाटर मतलब जो बोतलों में पानी बिकता है वो भरा गया हो। पोर अबाउट 5 to 10 ml ऑफ वाटर इन इट। अब इसमें 5 से 10 ml पानी भर दें। एंड क्लोज द बॉटल टाइटली, और इसके बाद जो बॉटल है उसे अच्छे से बंद कर दें। शेक इट वेल और लीव इट आउट इन द सन फॉर 10 मिनट्स। अब इसे अच्छे से हिलाएं और 10 मिनट के लिए सूरज की रोशनी में छोड़ दें। दिस कॉजेज द एयर इन द बॉटल टू सेचुरेटेड विद द वाटर वेपर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हवा है उस बॉटल के बीच में वो बाहर आकर वाटर वेपर बनाती है। नाउ टेक अ लाइटेड इंसेंस स्टिक। अब इसके अलावा एक जलती हुई धूप अगरबत्ती की छड़ी लें। ओपन द कैप ऑफ द बॉटल। अब उस बॉटल का ढक्कन खोलें एंड अलाउ सम स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक टू एंटर द बॉटल। इसके अलावा उस धूप अगरबत्ती की छड़ी से जो थोड़ा सा धुआं है उसे बॉटल में एंटर करने दें। क्विकली क्लोज द बॉटल वंस मोर। अब इसके बाद फिर से आप जल्दी से जो पानी की बॉटल है उसे बंद कर दें। मेक श्योर दैट द कैप इज़ फिटिंग टाइटली। अब आप ये बात पक्का करें कि जो उसका कवर है वो अच्छे से बंद है। प्रेस द बॉटल हार्ड बिटवीन जो बोथ हैंड्स। अब जो बॉटल है उसे अपने हाथों में मजबूती से पकड़ ले एंड क्रश इट एज मच एज पॉसिबल। और इसके बाद इसे उतना क्रश करें जितना कि ये हो पाए, मतलब उसको उतना निचोड़ दें, उसको उतना मरोड़ दें। वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड रिलीज द सेकेंड बॉटल। अब आप कुछ समय के लिए रुकें और इसके बाद एक दूसरी बोतल के साथ ऐसा ही करें। अगेन प्रेस द बॉटल एज हार्ड एज यू कैन। और दोबारा से आप उस बॉटल को उतनी ज़ोर से दबाएं जितने ज़ोर से आप दबा सकते हैं। द अबव एक्सपेरिमेंट्स रेप्लिकेट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। तो ये जो ऊपर के एक्सपेरिमेंट है ये बहुत छोटे लेवल पे चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन द एयर विद द हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेपर गोज टू द रीजन ऑफ अ हाई प्रेशर टू रिलीज अ हाई टू Yes, what happens when the air with the very high content of water vapor goes from the region of high pressure to the region of low pressure और वाइस वर्सा। तो अभी आप इस बात को सोचिए कि जब जो हवा है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है तो वो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब जाती है या फिर जब लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ आती है तो वहाँ पे क्या होता है। व्हेन द वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स एंड गोज इनटू द एयर। मतलब पूरे दिन में जब जो पानी से भरी वस्तुएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं तो उस केस में जो पानी है वो भाप बन जाता है और हवा में चला जाता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो गेट इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ सम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। इसके अलावा कुछ ऐसी कुदरती और एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से जो पानी है वो भाप बन के हवा में चला जाता है। दिस एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड। तो ये जो हवा होती है यहाँ भी हवा गर्म हो जाती है। द हॉट एयर राइजेज अप कैरिंग द वाटर वेपर विद इट। तो जो गर्म हवा होती है वो गर्मी वजह से हल्की हो जाती है और पानी के जो वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, उनके साथ ऊपर उठ जाती है। एज द एयर राइजेज इट एक्सपैंड्स एंड कूल। और जब ये ऊपर जाती है तो ठंडी होती जाती है और एक्सपैंड मतलब ज़्यादा जगह लेती है। दिस कूलिंग कॉजेज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। और जब ये हवा ठंडी होती है तो इसके बीच में जो पानी से भरे कण होते हैं वो दोबारा से कंडेंस मतलब दोबारा से गाढ़े हो जाते हैं और इसके बाद वो टाइनी ड्रॉपलेट्स मतलब छोटे छोटे बूंदे बना देते हैं। दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड if some particles could act as nucleus of for these drops to form particles in the air perform this function। तो मतलब ये जो कंडेंसेशन का इफ़ेक्ट है इसको हम अच्छे से देख भी पाएंगे जब अगर हम अपने घर में कुछ अलग पार्टिकल्स, कुछ अलग सब चीज़ों को लें और इसके बाद हम उन्हें पानी में
अक्सर ये जो कंडेंसेशन होती है, ये कंडेंसेशन का मतलब होता है जब जो गर्म हवा है वो पानी की फॉर्म में बदल जाती है। तो यहाँ पे जब जो हवा है वो ऊपर जाती है, ऊपर जाकर एक्सपैंड कर जाती है और ठंडी होती है, तो उसके बीच में जो पानी के कण होते हैं वो जो पानी गैस की फॉर्म में होता है वो वापस में पानी के ड्रॉप्स बन जाते हैं। और नॉर्मली द डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर परफॉर्म दिस फंक्शन। और अक्सर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो एयर होती है उसमें कुछ मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, तो इन्हीं कणों के आसपास ये जो पानी के कण हैं वो जमा हो जाते हैं और ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, और जब एक बार पानी की बूंदें बन जाती हैं, दे ग्रो बिगर एंड बिगर बाय कंडेंसेशन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। और जब ये पानी की बूंदें बन जाती हैं तो ये बड़ी से बड़ी मतलब लगातार और बड़ी होती जाती हैं। और ऐसा जो पानी जो हवा के रूप में पानी में जो गैस के रूप में पानी रहता है उसके बार बार ठंडा होकर जमने से होता है। When the droplets have grown big and heavy, और जब ये पानी की बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं, they fall down in the form of rain, तो ये धरती पर वर्षा के रूप में नीचे गिर जाती हैं। Sometimes when the temperature of air इज़ लो इनफ, कभी कभी जब जो टेम्परेचर ऑफ एयर जो है पानी का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है, प्रेसिपिटेशन में अकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो स्लीट और हेल, तो उस केस में जो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है जो पानी है वो सीधा ही बड़े बड़े बूंदों के रूप में नीचे गिर जाता है। और उसके बाद हवा जो है बर्फ़ या गोले ओले बनकर ये नीचे गिर जाता है। द रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स, तो बारिश किस तरह से होगी ये सब जो हवा है उसके बहने पे डिपेंड करता है। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉट बाय साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो भारत के बहुत से भागों में जो बारिश है वो साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट माउंटेन की वजह से होती है। वी हैव ऑल्सो हर्ड वेदर रिपोर्ट्स, दे से डिप्रेशंस इन द बे ऑफ बंगाल हैव कॉज्ड रेन्स इन सम एरियाज, तो हमने अक्सर खबरों में जब मौसम का हाल सुनते हैं तो हम ये पढ़ते हैं, एक टर्म होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से जो बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन होता है, हमने अक्सर ये सुना है कि उसकी वजह से भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो जाती है। तो आई होप आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही, तो आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो कीप लाइकिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, धन्यवाद।